आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का हो गया है और आज मुकाबला में बात हम कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे। कांग्रेस में दो सीएम चेहरों को लेकर करेंगे क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। कर्नाटक में सालों बाद पूर्ण बहुमत से वापस लौटी है, लेकिन अभी भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खरगे दिल्ली आ चुके हैं, उनके आवास पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं है। रटा रटाया जवाब विधायक तय करेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों की दावेदारी है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर ही आर पार की लड़ाई चल रही है। मध्य प्रदेश, पंजाब में इसी कुर्सी के चक्कर में सरकार चली गई और राजस्थान में सीएम गहलोत के खिलाफ कुर्सी के दूसरे दावेदार पायलट चिलचिलाती गर्मी में सरकार के खिलाफ ही पदयात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दो दावेदार थे, चुनाव सिर पर है और दोनों 4.5 साल से झगड़ ही रहे हैं। क्या कर्नाटक में भी इसी क्लाइमेक्स की रूपरेखा तैयार हो रही है? एक तरफ ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोट कांग्रेस को दिलाने वाले सिद्धारमैया हैं, तो दूसरी तरफ जेडीएस के गढ़ में वोकालिका वोट ट्रांसफर कराने वाले पार्टी के फंड मैनेजर डीके शिव कुमार। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों का प्रभाव है और हाईकमान पर दोनों का दबाव। कहा जाता है कि राहुल गांधी सिद्धारमैया को पसंद करते हैं और प्रियंका गांधी का हाथ शिव कुमार के ऊपर है। सीएम पद को लेकर झगड़ा खत्म करने के लिए क्या 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया जाएगा या किसी एक को सीएम बनाकर दूसरे को साधने की कोशिश की जाएगी? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ऐसे ही कई सवाल हैं जिन पर आज की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता बीजेपी, बीएस अरुण सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजय ग्रोवर सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत राजनीतिक रूप से करने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी बीएस अरुण साहब कि ये जो इस टाइम कांग्रेस के सामने मुश्किल नजर आ रही है, ये कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए हो सकती है और इसे सुलझाना कितना जरूरी है आने वाले चुनावों के लिहाज से भी? मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल का काम है। जरूर है कि अब तो लगता है ये मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आगे वाले दिनों में बहुत ही इलेक्शंस चलने वाले हैं। नॉर्थ में 3 इलेक्शन और तेलंगाना की इलेक्शन और अगले साल लोकसभा की चुनाव भी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कांग्रेस, मुझे लगता है कि केयरफुली इसकी एक तुलना करके, सबसे बातचीत करके और काफी मीटिंग्स भी करके बाद में तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए और कन्विंस करेंगे दोनों नेताओं को कि झगड़ा इस बार मतलब एट द मोमेंट ये नहीं होना चाहिए और सब एक स्मूथ ऑपरेशन होना, स्मूथ कंटिन्यूएशन होना चाहिए। यानी कांग्रेस से कोशिश करेगी और देखिए जरूरी भी है और ये कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की भी जा रही हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही गुटों में फिलहाल किसी भी तरीके का सीएम पद को लेकर खींचतान नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस लगातार आप लोगों को लेकर ये कह रही है कि आप दूसरों के घर का झगड़ा देखते रह गए, इसी वजह से तो कर्नाटक आपके हाथ से निकल गया। अब तो हम जीत गए हैं, सीएम भी बना लेंगे और सरकार भी चला लेंगे। देखिए, जिस तरह से दो गुटों के बीच नारेबाजी हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, जिस तरह से दोनों अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और साथ में जनता जो है वो भी इस पूरे जो लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं कि सत्ता की लालच, वो जनता भी देख रही है। चाहे वो डी शिव कुमार हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे और भी कोई दावेदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने लोग हैं, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड, सबको सत्ता की लालच है। मैंने के रहमान साहब के बारे में भी सुना, उनको भी ऐसे मौके पे कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम सुना मैंने। तो ऐसे में लगता है कि इस तरह की दावेदारी ठोकना मतलब कहीं ना कहीं जनता को और जनता के विश्वास के साथ ठेस पहुंचाना, जनता के विश्वास के साथ जो कहीं ना कहीं धोखा करना और जनता को इवेंचुअली, जो कांग्रेस की आदत है कि सत्ता की लालच में जनता को भूल जाते हैं। जनता फिसड्डी अपने आप को महसूस करती है, कहीं ना कहीं जनता महसूस करती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और
जो सत्ता की लालच में ये लोग इतना भूल जाते हैं लोगों को, इतने ज्यादा सत्ता की लालच इनकी होती है कि जनता की आवाज को भूल जाते हैं, जनता से जो वायदे किए हैं वो भूल जाते हैं, और जनता तो जफर इस्लाम साहब, ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि सत्ता का लालच आपको है, क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये हमने देखा, कैसे चुनी हुई सरकार वहां पर गिर गई। आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि सत्ता का लालच आपको भी है, तो कैसे आप कांग्रेस को आरोपों में घेर सकते हैं? देखिए प्राची जी, सत्ता की लालच नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जनता की सेवा करने की लालच है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि जनता की सेवा करने की लालच हमारे में है। हम जनता के साथ पूरे तौर से समर्पित होकर जनता की सेवा करते हैं, और जो जहां पर हमारे सरकार नहीं रहती है वहां पर भी हम इसी कोशिश में रहते हैं। जब कोई ऐसा उनके ही पार्टी से उनको ऐसा लगता है कि जिस पर्पस के लिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं अंदर आत्मा से आवाज तो आती है ना जी, तो वैसे लोग जब अंतरात्मा से आवाज आती है कि भाई हम नहीं जनता की सेवा कर पा रहे हैं, सब मलाई खाने में लग गए हैं और हम कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं उन लोगों के विश्वास से, और विश्वासघात कर रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा आपकी तो नजर ऐसे बनी में हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर कि कोई भी असंतुष्ट हुआ तो आप उसे लपक लेंगे, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस आप पर लगाती भी है कि आप फायदा उठाते हैं। बिल्कुल नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। मुझे तो लगता है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का कहीं ना कहीं आप गलत इस्तेमाल मत कीजिए, उस मैंडेट का आदर कीजिए, तो और जनता से जो आप जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। जनता ने जो आपने कि गलत इस्तेमाल इसका हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता मैं तो सिर्फ इतना कह रहा कि ये आगाह कर रहा हूं, जवाब देंगे सर आपको, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, वो बेहतर आपको जवाब देंगे कि आखिर कर्नाटक में क्या हो रहा है और कर्नाटक की स्थिति क्या है। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही है कि किसी की आशा आपकी पार्टी में किसी के लिए निराशा तो नहीं बन जाएगी? अब प्राची जी, इस सवाल की हमें उम्मीद थी। सच बात तो ये है कि आशा निराशा, तो हमारी आशा भारतीय जनता पार्टी की निराशा में तो परिवर्तित हो ही गई है, इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सबसे बुरी हार, ये इकलौती हार है जब ये कांग्रेस की पूरी सीटों से आधे से भी कम आए हैं। हम 136 आए और ये लोग जो हैं 66 आए, यानी आधे से भी कम है। तो इनका ये जो ऑपरेशन ये वो आशा निराशा सारी चीजें फेल हैं। एक बात। दूसरी बात, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं जिस पर जफर भाई भी परेशान है, आप भी परेशान हैं। तो महत्वाकांक्षा सबकी है। हम जफर भाई की तरीके से नहीं है कि हम झूठ बोलें कि नहीं साहब राजनीति में हम हिमालय जाने के लिए आए हैं। सिद्धरमैया साहब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, खुले रूप से कहा उन्होंने, और जो है डीके शिव कुमार साहब भी बनना चाहते हैं, और जितने विधायक है सब में ताकत है बनने की, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको विधायक दल चुनेगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 दावेदार हैं, 3 दावेदार हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब क्या कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दावेदार है इनके यहाँ पर? अगर इनकी हिम्मत हो तो ये कहें कि नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद के दावेदार जफर इस्लाम हैं, या राजनाथ सिंह हैं, या नितिन गडकरी हैं, या फिर अमित शाह हैं, या क्या नाम योगी जी हैं। अगर इनकी हिम्मत हो तो कहें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 दावेदार हैं और 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और जो भी चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, और जो नहीं चुनाया जाएगा वो निश्चित तौर पर संगठन में भी और सरकार में भी सेवा करेगा। कि ये सवाल आपको एक्सपेक्टेड था, तो मैं इसी पर आपसे सवाल कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड क्या इस वजह से तो नहीं था क्योंकि कांग्रेस में आप झेल रहे हैं, कैसे विधायक दल के नेता ने एक सीएम को चुना और कैसे उसी सरकार का एक नुमाइंदा कैसे अब जमीन पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। हम इसलिए एक्सपेक्टेड था कि हम 2014 से पहले प्राची हम अपने मीडिया के मित्रों को देखते थे कि वो विरोधियों के सरमौर बने होते थे, विरोधियों के मेंटोर बने होते थे, और 2014 के बाद हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने सब विरोधियों को अनाथ छोड़ दिया है। विरोध पक्ष का पक्ष लेना ही बंद कर दिया, स्थायी विपक्ष की भूमिका ही खत्म कर दी मीडिया ने। इसलिए हमें एक्सपेक्टेड था ये सवाल इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, कुछ सच आपको भी मानने पड़ेंगे, कुछ सच हमें भी जानने पड़ेंगे। कुछ कमियां आप में भी है, कुछ कमियां हम में भी हैं। ठीक है, तो दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे। नहीं, निकाल नहीं रहे। मैं तो इसलिए पूछ रही थी आपसे कि ऐसे तो नहीं किसी की निराशा आपकी पूरी सरकार के लिए हताशा बन जाए, क्योंकि आप ही की सरकार के उदाहरण है ना। कांग्रेस का जो सरकार है राजस्थान में, वो उदाहरण ले लीजिए, पंजाब में आपके साथ क्या हुआ वो उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश में आपके साथ क्या हुआ वो उदाहरण ले लीजिए। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है, और मेरा कोई इसके पीछे मतलब नहीं है। आज के दौर में जिसको कह सकते हैं कि आज के दौर में ये परिस्थितियां
कैसे निर्माण हुई। लोकतंत्र में मतभेद होना आवश्यक है। जहां पर लोकतंत्र में जिस दल में मतभेद नहीं होंगे, इसका मतलब उस दल में लोकतंत्र नहीं है, वो डेडवुड है, वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर करता है, वो डिक्टेटोरियल बिहेवियर करता है। हम मानते हैं हमारे यहां मतभेद हैं और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत हम मतभेदों को सुलझाते हैं और सब लोग खुशी खुशी अपना काम करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए विन विन सिचुएशन में हैं। कर्नाटक में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उत्साहित भी हैं। आपने जो सवाल उठाए जफर इस्लाम साहब से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले विजय ग्रोवर जी, जो कंडीशन फिलहाल कर्नाटक में है, इसे आप कैसे अलग मानते हैं एमपी या राजस्थान या पंजाब की कंडीशन से? क्या अभी भी मुश्किल है कांग्रेस के लिए या ऑल इज वेल है? जहां तक कांग्रेस का सवाल कर्नाटक में लेकर है, शायद जो आंकड़ा आया है 136 का, वो मुश्किल बना देता है कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस किया जा सके और पार्टी को तोड़ा जा सके। और ये चीज कहीं ना कहीं एक आश्वासन दे रही है कांग्रेस को कि वह मौजूदा हालात में कम से कम इस तरह की जो पोचिंग का डर रहता है उससे बची हुई है, क्योंकि अगर अब तख्ता पलट करना होगा तो काफी ज्यादा नंबर संख्या में विधायकों को तोड़ना होगा। लेकिन जहां तक रही बात इंटरनल खतरे की, इंटरनल खतरा शायद अभी इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, फॉर टू सिंपल रीजंस। एक तो अगर पॉपुलैरिटी देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल आए थे, जितने भी जो पॉपुलैरिटी चार्ट्स किए गए थे, मुख्यमंत्री कौन पसंद करेंगे, तो जनता ने ही इसका जो एक मैसेज दे दिया था कि ज्यादातर जो ओपिनियन पोल्स थे उसमें 40% से ज्यादा लोगों ने सिद्धरामैया के हक में दिया था। क्यों? क्योंकि शायद पिछले 20 साल में वे इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कि अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया, और जिस तरह से उनकी फिस्कल मैनेजमेंट है या जिस तरह से उनकी एक मैनेजिंग स्ट्रेटजीज रही हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया 5 साल में, शायद लोग उसको अब याद करते हैं कि एसएम कृष्णा के बाद शायद सिद्धरामैया ने ही टर्म पूरा करके इस तरह की एक गवर्नेंस दी थी। क्योंकि ये वोट जो पड़ा है ये स्टेबिलिटी के लिए पड़ा है। जिस तरह से जेडीएस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो त्रिशंकु विधानसभा जब बनती थी तो वो जेडीएस के चलते हुए बनती थी, और इस बार ये जो एक बाइपोलर इलेक्शन में बदला है वो साफ तौर से लोगों का संकेत था कि उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए, और वो शायद कांग्रेस के नेता समझते हैं। डीके शिव कुमार की दिक्कत ये है कि उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगते हुए आए हैं, जिस तरह से ईडी की इंक्वायरी चल रही है, इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई में उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो जो 40% पीसीएम का भूमि के खिलाफ उन्होंने जो कैंपेन स्टार्ट किया था, ऐसे में नैतिक आधार पर भी मुश्किल होगा कांग्रेस के विधायकों के लिए कि वह एक ऐसा मुख्यमंत्री चुने जिसके ऊपर पहले से ही आरोप लगे हुए हैं। तो ये चीज थोड़ी जो है वो कठिन हो जाती है, और कहीं ना कहीं साफ संकेत यह आ रहा है कि सिद्धरामैया ही शायद वो चेहरा बनेंगे जो कि न केवल विधायक, न केवल पार्टी, बल्कि राज्य के लोग। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, आप ही को ये फूट नजर आ रही है? अभी यहाँ सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि देखिए हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, मतभेद हो सकता है, हम लोग बता सकते हैं कि किसको सीएम बनना है, किसको सीएम नहीं बनना है, विधायक खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं। आपकी पार्टी में तो ये भी नहीं है, सिर्फ एक नाम पारित हो जाता है आपकी तरफ से, किसी को अधिकार ही नहीं है कि अपने बारे में बात कर सके। देखिए फर्क यही तो फर्क आपको दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता है, और कोई पद जो है, पद सिर्फ एक माध्यम होता है जन सेवा करने का। सत्ता की लालच में कोई नहीं रहता, सत्ता की दौड़ में कोई नहीं रहता, सत्ता के दावेदारी कोई नहीं करता है। अभी राजपूत साहब कह रहे थे अरे हम दावेदार हैं, कभी तो 3 सच बोल लिया करो। दावेदार, यही तो फर्क बताना चाह रहा था मैं आपको। ये सत्ता के दावेदार, सत्ता का मलाई लालच ये इनके हैं, ये उन्होंने कह दिया सामने, और हम ये कह रहे हैं कि हमें वो पद की कोई मोह नहीं होता है। जिसको डिसाइड कर लिया, दे दिया, एक पद है, एक सिर्फ माध्यम है, उसका सेवा करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। चलिए आप नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक नाम बता दीजिए, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? एक नाम। अरे भाई आपने देखा, सुनिए, एक नाम बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको कोई पद का लालच नहीं है, आपका कुछ नहीं है। छोटी सी बात बताइए ना, आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, आप कहिए आज कि हमारा हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह हो सकता है, या फलाना कार्यकर्ता हो सकता है, या जफर इस्लाम हो सकता है, बताइए। राजपूत साहब,
सुनिए राजपूत साहब, आपके सवालों का जवाब बड़े आदर सम्मान के साथ दे रहा हूं। आप अच्छे देखिए, आदमी हैं हमारे यहाँ तो- जब मीटिंग होती है ना, सुन लीजिए, अभी आप बीच में मत बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ, अभी आप सुन लिए आपके पूरी बातों को। डांटिए मत, जब हमारे यहाँ आप मीटिंग सत्ता होती है में ना, हैं, मंच आप पे लोग ईडी बैठे लगा रहते देंगे, हैं। हम सब डरते हैं आपसे। अरे सुन तो लीजिए पहले मेरी बात, अब जवाब तो सुन लीजिए। आपने सवाल किया है, आदर सम्मान से जवाब दे रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ जैसे मंच पे बैठे रहते हैं ना लोग, और जो सामने बैठे रहते हैं लोग, दोनों में फर्क इतना ही होता है कि आज किसी को मंच पे बैठने के लिए कहा गया और किसी को वहां। कोई ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि आज मंच पे बैठा हो तो कल मैं वहां नहीं बैठूंगा, और वहां वाला कोई ऐसा नहीं सोच सकता है मोदी कि जी हम के यहाँ अलावा बैठे तो कौन? यहाँ नहीं बैठ सकते। एक नाम पारिवारिक पार्टी बताइए। नहीं, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। एक नाम कि बताइए। आप बोलिए, आप बताइए क्या? नहीं, गांधी परिवार के अलावा किसको पूछते हैं आप बताइए। हम बताइए, मल्लिकार्जुन कोई खड़गे है ऐसा साहब को परिवार पूछते हैं, हम जिसके- डीके शिव कुमार को पूछते हैं, अरे, हम सिद्धरमैया को रिमोट- पूछते देखिए, हैं, अभी लेकिन सब आप लोग मोदी क्या जी कह के रहे हैं? अलावा किसको बोलते हैं सुनिए, बताइए। मल्लिकार्जुन- आप अरे कहिए सुनिए, जेपी सुनिए, नड्डा सुनिए, प्रधानमंत्री जवाब होंगे। देता हूं आपको। आप अरे कहिए अरे जेपी भाई, नड्डा सुन प्रधानमंत्री लीजिए, होंगे अगर हमारे हिम्मत कोई हो भी तो पद- कहिए मैं तो ना, कह रहा हूं कि एक बार हमारे कह यहाँ दीजिए। कोई भी पद कोई भी ग्रहण कर हम तो कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन अरे खड़गे सुन साहब भी लीजिए, प्रधानमंत्री हमारे हो यहाँ सकते हैं। अरे हम तो कह सकते हैं, आइए। अरे लेकिन सुन आपकी लीजिए, अगर मैं हिम्मत कह रहा हो तो कहिए अरे जेपी नड्डा मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हिम्मत ही तो दिखा रहा हूं। अरे अरे हिम्मत की जरूरत एक नहीं बार है। नाम ये ले हमारा लीजिए। conviction अच्छा है। ठीक है, एक एक करके अरे एक एक करके conviction- ठीक है। सुरेंद्र अरे राजपूत जी ने तो देखिए आज एक बड़ी एक बात एक कह बीच दी। में वो मत कह रहे हैं बोलिए। कि हमारे यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आपसे कहलवाना चाह रहे थे जफर इस्लाम साहब, इस सवाल का जवाब आप ढूंढ के रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। बीएस अरुण नहीं, साहब, अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। जल्दी से दीजिए 10 सेकंड में, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। बताइए। बीच में इनको टोकने के ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं, बताइए। हमारा तो कन्विक्शन है, हमारा तो कन्विक्शन है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पद ग्रहण कर सकता है, कोई नाम से फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कार्यकर्ता को कोई भी पद ग्रहण कराया जा सकता है। जिम्मेदारी दी आसाराम जाती है, बापू की जिम्मेदारी तरीके से समझी प्रवचन जाती है, बंद जिम्मेदारी कीजिए। निभाने की, जिसमें शक्ति है, अच्छा, चलिए, जिसमें ठीक। शक्ति। लेकिन आप बताइए, अभी सब लोग कह रहे हैं हाई कमांड। कौन हाई कमांड? हाई कमांड सीडब्ल्यूसी, हाई कमांड हमारी कांग्रेस अरे राहुल अध्यक्ष। गांधी बात तुम्हारा नहीं। राहुल गांधी प्रेसिडेंट है अरे कि इतना मल्लिकार्जुन परेशान खड़गे है? अच्छा, तो ठीक क्यों है, बोल चलिए, रहे हो? हमारे हमारे आपकी अध्यक्ष बात और आ गई। सीडब्ल्यूसी हाई कमांड क्यों है। बोल रहे हैं? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी भी बात आ गई। अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूँ। रुक जाइए जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, लौट कर कर्नाटक पर आ जाती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अब सर आपकी बात आ गई। बीपी हाई हो जाएगा, आपके हर काहे परेशान कार्यकर्ता को पद मिल सकता है, आपकी बात आ गई। मैं मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, जरा उनसे उनकी राय ले लूं। जफर इस्लाम जी, आप लोग तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते ही रहेंगे। बीएस अरुण साहब, जिस तरीके की चर्चा चल रही है और जो बातें सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं या जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में एक पार्टी का लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जैसा कांग्रेस का है, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि देखिए ये मजबूत लोकतंत्र है हमारी पार्टी का, कि हमारे दोनों नेता खुलकर कम से कम अपनी बात तो रख पा रहे हैं? जी, दोनों पार्टियों में एक बार इलेक्शन होने के बाद एक लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग तो जरूर होता है। आज 6 बजे कर्नाटक में, बेंगलुरु में एक विधायक का एक बैठक बुलाया है और उसमें तय करेंगे कि कौन इस सीएलपी का लीडर होगा। नहीं तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना, ये मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इसकी एक डिसीजन लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होगा दिल्ली को, और दिल्ली में शायद तय होगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चलेगा 2-3 दिन, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है कर्नाटक। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, हर बार कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नजर आने लगती हैं? आपकी जीत की चर्चा होती है, आप जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुश्किल आपके सामने खड़ी हो जाती है कि अब किस नेता को चुने, किसे सीएम बनाएं, न जाने कौन नाराज हो जाए। अच्छा सवाल है आपका प्राची। सच बात यह कि हमारे यहाँ संगठन की पूजा होती है और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की पूजा होती है। इसीलिए और जिस तरीके से व्यक्ति की पूजा होती है भारतीय जनता पार्टी में, अरे जफर भाई आज हम स्टूडियो में आपकी आवाज दबा सकते हैं, आप परेशान मत हो, ठीक है? सुनिए, अरे धैर्य रखिए, बीपी हाई मत कीजिए। हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, संगठन की पूजा होती है। और जब संगठन की हमारे यहाँ पूजा होती है प्राची जी, तो निश्चित तौर पर जितने पुजारी हैं संगठन के, सबको उच्चस्थ पद पर आने का पूरा हक है, और वही हक हमारे लिए बेहतरी का भी साधन है।
और उसी हक के कारण जो लोकतंत्र ने हमको हक दे रखा है, उसी हक के कारण सभी हमारे यहाँ दावेदार हैं। और जो आदमी उस कुर्सी पर पहुंचेगा, बाकी सब लोग उसका सहयोग करते हैं। ये पहले भी होता आया है, आगे भी होता आएगा। निश्चित तौर पर मतभेद हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन वो मनभेद में नहीं जाते। और मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है। गुटबाजी होना स्वस्थ लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है। और जिन लोगों के यहाँ मतभेद नहीं होते, इनके यहाँ यशवंत सिन्हा ने मतभेद किए, पार्टी से निकाल दिया। कीर्ति आजाद ने मतभेद किए, पार्टी से निकाल दिया। सत्यपाल मलिक ने मतभेद किए, पार्टी से निकाल दिया। हमारे यहां तो मतभेद वालों का भी स्थान है। कांग्रेस पार्टी से लोकतंत्र सीखना चाहिए जफर भाई को। और जफर भाई वैसे तो व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान है, लेकिन क्या करें, बुरे लोगों को इन्हें सपोर्ट करना। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, कैसा लोकतंत्र है कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ, या पार्टी के दो नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शायद जफर इस्लाम साहब आपकी पार्टी के लिए ना करें। हमारी पार्टी के लिए किसी भी नेता ने कोई भी ऐसा अवांछित शब्द किसी भी नेता के लिए नहीं किया। अगर आप दिखा दें तो मैं पहले तो उसकी सफाई दूंगा और मैं मान जाऊंगा अगर कहीं कोई उन्होंने अवांछित शब्द इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल नहीं किया। एक सचिन पायलट को शायद आप सुन लेते तो वो बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो जो मुझे कहा गया है गहलोत साहब के द्वारा, वो शायद कोई विरोधी दल भी ना कहे मुझे। बिल्कुल, वो एक पिता पुत्र की तरीके से हैं। और पिता अगर कभी नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाता है, तो अपने पुत्र को तमाम तरीके की बातें कहता है। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि सचिन पायलट साहब को उन्होंने ये कहा, एक पिता की तरीके से कहा। सचिन पायलट साहब आज अभी इसी वक्त हमारी पार्टी में हैं और कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मतभेद उन दोनों के स्वाभाविक हैं और दोनों लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी अपने आप में सच है। और हम ये भी बता दें कि श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपना काम कर रही है, 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, महंगाई कम कर रही है, 25 लाख रुपए का बीमा दे रही है। साहब को तो नजर नहीं आती, वो तो सवाल पूछते हैं कि आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। पिता पुत्र का झगड़ा है ना, तो सड़क पर कैसे आ गए? तो घर में सुलझा लेना चाहिए था। मतभेद बहुत हो जाते हैं, पिता पुत्र के झगड़े में भी कभी बात आ जाती है। हम आपको ये बता दें, का झगड़ा घर में हो तो अच्छा लगता है। एक बार सवाल का जवाब तो दे लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए सुरेंद्र जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिएगा और जफर इस्लाम साहब आप काउंटर कर लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल यही था कि पिता पुत्र के झगड़े में क्या कोई पिता अपने बेटे को नकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार शब्दों से संबोधित कर सकता है? गुस्से में पिता कुछ भी कह देता है, और पिता जब कुछ कहता है तो बेटे का धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, वो बात सुनता भी है। और सचिन पायलट जी ने अपने धर्म का, पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए उनकी बातें भी सुनी है। ये भी बात सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नंबर एक। उनके खिलाफ ही रोड पे नंबर निकले दो, हैं। आप सुनिए, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जमानतदार आदमी जिसके जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, उस गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की पता नहीं किस दिन जमानत सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाए। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, आपको बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट में किस दिन रद्द हो जाए, किस दिन वो जेल में चला जाए। अशोक गहलोत साहब ने उस घोटाले का पूरा वो किया, और बाकी वसुंधरा जी के शासन में और जितने भी घोटाले हुए हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। सचिन पायलट साहब ने हमारी सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हमारी सरकार में यह कहा कि जो घोटालों पे जांच नहीं हुई है उन पर जांच हो तो बिल्कुल होगी। पहले गजेंद्र सिंह अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी जितने जफर भाई के और जितने बेईमान होंगे अंदर जाएंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें क्यों पदयात्रा करनी पड़ रही है। अब ये तो अपना अपना नजरिया है समझने का। आपको कांग्रेस का पक्ष रखना है तो आप जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। 500 रुपए का सिलेंडर सरकार दे रही है, सचिन पायलट समर्थन में है। सरकार ने 2000 यूनिट, सुनिए, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है। सरकार ने 2000 यूनिट किसानों को फ्री दी, सचिन पायलट ने उसका स्वागत किया। क्योंकि चर्चा आज कर्नाटक पर है, आप कर्नाटक में जीते हैं, आपको सीएम बनाना है। राजस्थान की चर्चा तो होती रहेगी। खैर जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बार बार पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, और उनका कॉन्फिडेंस हाई इस वजह से है कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें जीत का सेहरा बांधा है, शानदार जीत मिली है। आपके तमाम वादे, आपकी तमाम बातें जनता ने सिरे से नकार दी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको जीत हासिल हुई है, और जीत के लिए अब बधाई भी दे रहे हैं। धन्यवाद। एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के हिसाब से हमें बधाई देना चाहिए, हम बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं कि जनता की क्या आशा है, जनता ने क्या उम्मीद की है, और किस बात की लड़ाई चल रही है, घमासान चल रहा है अंदर। अरे भाई,
अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो रूम के अंदर बंद कर लो। अब अगर बेटा और बाप का रिश्ता है तो सड़कों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और झंडे फैला रहे हैं और कह रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेसी है। बात तो समझ में नहीं आती है, इसलिए कि ये सत्ता की मलाई खाने की आदत है। ठीक है, खाइए, लेकिन आप कम से कम लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। आपने जो वायदे किए हैं पहले उस पे जाके आपने कभी क्यों नहीं कहा लोगों से कि भाई हम लोग जो दोनों प्रधान से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप चुन लीजिए मुख्यमंत्री। नहीं, आप बताइए ना, आप लोगों के बीच में जाके कह देते हैं कि हम कई दावेदार वाली पार्टी हैं। साहब, मैं फिर घूम फिर कर उसी सवाल पर आऊंगी जो सवाल मैंने आपसे इस डिबेट की शुरुआत में पूछा था कि आपको क्यों इतना मजा आ रहा है? पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो आपको क्या किसी मौके की तलाश है क्या कि अब बाप से रूठ कर बेटा आपके घर में आकर न बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जिम्मेदार पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते, एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते जनता की आवाज सुनने वाली पार्टी है। इसलिए जनता के दर्द हम समझते हैं, जनता की उम्मीदें समझते हैं। ठीक है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद को सही तरह से इस्तेमाल करें, इसलिए उनको आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो सत्ता की लड़ाई का जो नमूना पेश कर रहे हैं, जनता ने इसकी आशा नहीं की थी। जनता की आवाज कौन उठाएगा भाई? ऑपोजिशन में बैठ के हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। जनता से जो वायदे इन्होंने किए हैं उसकी पूरा करने के लिए हम पे जोर दबाएंगे कि नहीं, जोर करेंगे कि नहीं, जबरदस्ती करेंगे? देखिए, सरकार बनी ना बनी, लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत जी विपक्ष की भूमिका में तो आ गए हैं। जफर इस्लाम साहब, चिंता है कर्नाटक की, सत्ता के फेर में उलझ कर ना रह जाएं कहीं आप सब लोग? अरे इनको चिंता जफर भाई को मध्य प्रदेश की भी थी। वहाँ एक ऑपरेशन लोटस चलाए, हमारे यहाँ से ले गए माधवराव जी के बेटे को, ज्योतिरादित्य नाम है उनका, इनके दोस्त हैं, उनको ले गए और उसके बाद उनको विभीषण कहते घूमते हैं। ये है इन लोगों की वो। सच बात ये है कि अगर कर्नाटक भी हो, चाहे कहीं पर गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने के लिए कुख्यात है। अभी महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए, सारी की सारी। तो सच बात यह है, कर्नाटक में हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनको चिंता सिर्फ अपने मलाई तंत्र की है, चिंता सिर्फ इनको 40% सरकार की है। इनको चिंता इस बात की है कि वो 40% जो रुपया खाया है इन्होंने, कहीं वो ना पकड़ा जाए। लेकिन अभी जफर भाई 2024 तक ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके पास है, तो आप नहीं पकड़ोगे, हम जानते हैं इस बात को। हम आपको अपनी बारे में बता दें साफ साफ, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री चुना जाएगा और वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। सबको अपनी एस्पिरेशन है और सबकी एस्पिरेशंस का और महत्वाकांक्षा का हम सम्मान करते हैं। नेता वही होगा जो विधायक दल चुनेगा। ठीक है विजय ग्रोवर साहब, जो सवाल मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था, मुझे लगता है कि आप उसे बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से या बीते कुछ सालों से कांग्रेस के सामने ये मुसीबत है कि अपने ही दल में 2 बड़े नेताओं को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि जीत का जश्न बाद में मनाते हैं, पहले ये मैनेज करने लग जाते हैं कि कैसे नेताओं को मनाएं। जवाब तो दे दो उनको। मैं आ रही हूं जफर जी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, फिर उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। विजय ग्रोवर जी, ऐसा क्यों है? आपको क्या वजह इसके पीछे समझ में आती है? डिफरेंसेस देखे हैं कि लगातार सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के डिफरेंसेस आज के नहीं है, ये काफी समय से दोनों के बीच के डिफरेंसेस रहे हैं, चाहे वो वर्किंग स्टाइल को लेकर के हो या जब वो मुख्यमंत्री थे और डीके शिव कुमार एनर्जी मिनिस्टर थे। तो ये डिफरेंसेस तब से हैं और महत्वाकांक्षी होना शायद कोई गलती नहीं है, क्योंकि हालांकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते, क्योंकि उनका भी 6ठा टर्म है एज एमएलए और उनको भी लगता है कि सीनियरिटी में उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, तो शायद वो एक डिफरेंस जरूर था। लेकिन इस चुनाव में एक चीज जो हमने देखी कि जब रणदीप सुरजेवाला जो यहाँ पर प्रभारी बनकर आए थे, उन्होंने शुरू से ही इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और लगातार प्रयास ये दिखाया है कि दोनों नेता जो है वह उनके साथ बराबरी में है और कई बार बैठक पे दोनों को लेकर के साथ में चर्चा भी की। और कल भी जिस तरह के विजुअल्स आपने देखे कि बीच में खड़गे थे और एक साइड में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, और इनकी बैठक 10 तारीख को जब मतदान खत्म हो गया था उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर के
एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई है कि जो भी मतभेद है पब्लिकली नहीं आने चाहिए। शायद यही कारण है कि आज अभी जो कुछ देर में बैठक शुरू होगी विधायक दल की, उसमें साफ तौर से वोटिंग की जाएगी। सीक्रेट बैलेट होगा जिसमें 3 ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है, जो कि इसकी काउंटिंग के बाद क्या परिणाम निकलता है उस परिणाम को लेकर के वे कांग्रेस हाईकमांड मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो कि जो मुखिया हैं कांग्रेस की, उनके साथ साझा किया जाएगा और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर से ये संकेत कल भी दिया गया था कि जिसे विधायक पसंद करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा और जिसे ज्यादा विधायक पसंद करेंगे। तो 2 नाम जीरो इन हुए हैं और उसके अलावा किसी और ने अभी तक दावेदारी पेश नहीं की। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि रहमान खान भी बनना चाहते हैं। रहमान खान तो शायद एक्टिव पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं और इस बार तो चुनाव प्रचार में भी नहीं निकले थे। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ 2 दावेदार हैं और दोनों दावेदार के समर्थकों ने हालांकि जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। कल भी नारेबाजी जरूर हुई थी। इस बात का जवाब दीजिए, जब विजय ग्रोवर जी जो अभी तक प्रक्रिया समझा रहे हैं या जो भी सुरेंद्र राजपूत जी प्रक्रिया समझा रहे थे अपनी पार्टी की, किसी भी पार्टी में जब विधायक दल का नेता चुनना होता है तो इन्हीं प्रक्रियाओं का तो पालन करना होता है। इसमें आपको कैसे लग रहा है नहीं जी सत्ता का लालच है, कांग्रेस तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और आप अभी से विपक्ष की भूमिका में एक्टिव हो गए? नहीं प्राची जी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कल से अभी तक के डेवलपमेंट स्टेटमेंट जो लोगों ने दिया है उसके बारे में बताता हूं, फिर आप ही और जनता ने तय कर लेना है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी घर पे थे अपने, बेंगलोर में, वहां से दिल्ली आ रहे थे। उससे पहले लोग उनसे फूल वूल देके उनको बधाई दे रहे थे, लेकिन बाहर निकल के कह रहे थे, पाटिल साहब को इनके इसमें थे, अब एमएलए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो डिसीजन तो राहुल जी हाईकमांड करेंगे, हाईकमांड कौन, तो राहुल जी। अब देखिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट किस लिए है, नाम रिमोट वाले प्रेसिडेंट हैं। अब राहुल गांधी से जाके मिलेंगे प्रेसिडेंट और उसके बाद प्रेसिडेंट जाके राहुल गांधी से मिलेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा। क्यों भाई, अगर सीएलपी ने तय करना है, बैलेट बॉक्स में डाल कर करना है, बिना नाम दिखाए चुनना है, तो फिर ये हाई कमांड कल्चर कहां से हुआ? आप सिर्फ ऑब्जर्वर भेजते, पहली बात। दूसरी बात कि इतना दोनों दलों के, दोनों गुटों के दरमियान नारेबाजी हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, दावेदारी हो रही है। ठीक है, आपका एक पॉइंट वैलिड है, नारेबाजी और पोस्टरबाजी वाला, लेकिन आपने जैसा कहा कि हाईकमान का फैसला, एक बात का जवाब देंगे सफर जी, आपके यहाँ जब किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आप लोग चुनते हैं तो क्या रायशुमारी नहीं करते हैं अपने सीनियर लीडर से? कोई दखलंदाजी नहीं होती क्या दिल्ली की नहीं उन स्टेट्स में? तो होती है, देखिए, नहीं होती है। देखिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ प्रोसेस है। हमारे यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सीईसी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ये एम्पावर्ड बॉडीज है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, इनके डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस बीच में वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको तय करती है वो फाइनल अथॉरिटी। अगर जहां पर आपको फैसला लेना है, अगर सीएलपीज को लेना है तो सीएलपीज को उनके फीडबैक को लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड को देना है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर कोई हाई कमांड कोई कमांड नहीं है बीजेपी। लेकिन अभी आपकी नजर पड़ोसी घर में तो है। हाई कमांड कभी सुना आपने? सुना जो जानकारी मेरे पास नहीं है वो जानकारी भी आपके पास है, तो आपको भी पल पल की अपडेट जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर कर्नाटक में हो क्या रहा है। अब एक सेकंड रुक जाइए। आपने प्राची जी एक चीज बताइए, कभी आपने सुना हाई कमांड कल्चर, या पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा हो कि हाई कमांड कल्चर? ठीक है कि भाई पार्टी का प्रेसिडेंट कर, मैं तो दिल्ली जाके भाई पूछूंगा, रिमोट से अभी तक कुछ पता नहीं चला, मैं तो वहां पूछ के आता हूं, अच्छा चलिए तब बताऊंगा। ऐसा तो नहीं होता। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो सवाल पूछ रही है बीजेपी, ये सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल कर्नाटक की सिचुएशन में भी है कि जब अध्यक्ष मौजूद हैं पार्टी के खड़गे, हालांकि अभी वो दिल्ली आ गए हैं, उसके बावजूद भी हाईकमान जो फैसला लेगा, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? और फिर विधायक दल के नेता चुनने का मतलब क्या? जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि विधायक चुन लेंगे नेता। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। अभी जफर भाई ने कहा कि सीईसी और ये सारी तो हमारी पार्टी में भी हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ तो सीडब्ल्यूसी भी है। जफर भाई जरा लिख लीजिए उसको, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, सर्वशक्तिमान बॉडी है, 22 आदमी हैं उसमें चुने हुए, और हमने अपना अध्यक्ष चुना है।
आप लोगों ने अपना अध्यक्ष मनोनीत किया है नागपुर से और मोदी जी से, और अगर आपके अध्यक्ष में एक नए पैसे की भी इतनी ताकत हो तो आज अपनी कलम उठाए और सुनिए। अब ये बीच में बोलिए ना, रुकिए। अब जफर जी एक सेकंड, वो भी सुन रहे थे, आप भी सुनिए। अब जरा अगर आपके सर्वशक्तिमान अध्यक्ष में हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो अभी लिखे कि जफर इस्लाम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री घोषित कर देते हैं। अगर हिम्मत, मैं राज्यसभा नहीं कह रहा हूं आपके लिए, राष्ट्रीय महामंत्री घोषित करा लो जेपी नड्डा से। अरे जिस आदमी को एक शब्द न लिखना की इजाजत हो, वो हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, राष्ट्रीय महामंत्री करा लो। आप सुनो बात को। दूसरी बात, ये सब कल्चर उन्होंने, और रही बात लड़के क्या कहते हैं, एमएलए क्या कहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक हार से इतनी खलियर हो गई है कि वहां पर हमारे विधायक आपस में, जैसे हम प्राची आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात करें, कुछ भी बात करें तो ये आकर के कान लगा के सुनेंगे क्या? नाराज मत होइए। अरे हम नहीं नाराज हो रहे, अरे आज हम आपसे कतई नाराज नहीं हो रहे, आप चिंता मत कीजिए। अरे हम नाराज नहीं हो रहे जफर भाई, आप चिंता मत कीजिए। हम आपको इतना बता दें, हाईकमान का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और CWC है हमारे यहाँ। हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, आगे की डिबेट में। बट वो कह रहे थे राहुल गांधी, ठीक है ना? अभी सुनिए, अभी आपको नहीं, लेकिन वो तो कह रहे आपके नेतागण कह रहे थे राहुल गांधी जी से आप बंगला छीनोगे, वो आपसे बेंगलोर छीन लेंगे। राहुल गांधी से आपने बंगला छीना, जनता ने आपसे बेंगलोर छीन लिया, इस बात को याद रखना। राहुल गांधी जी का नाम मत लो। भारत जोड़ो यात्रा का इतना लाभ होगा जब जब आप राहुल गांधी जी का नाम लोगे, जब जब प्रधानमंत्री जी किलो में गाली खाएंगे, गिन के गाली खाएंगे और उस गाली को अपनी शक्ति बनाएंगे, जब जब प्रधानमंत्री जी बजरंग बदल की जगह बजरंग बली का नाम लेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, बजरंग बली की गदा पूरी भाजपा पे पड़ेगी। याद रखना हमारी बात को। तो यहां पर भी झूठ मत बोलो। हमने जो है स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा विधायक दल नेता चुनेगा, CWC में वो आएगा और CWC को हम हाईकमान कहते हैं। और CWC हमारी हाईकमान की परिभाषा बता दी। अब जरा वो पोस्टर के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि आज सुबह से हम दिखा रहे हैं कि एमएलए को पता नहीं है हाईकमान की परिभाषा। मैं पहले सवाल कर लूं, पहले कांग्रेस से जान लूं उसकी स्थिति क्या है, फिर आप बोलिएगा। हाईकमान की परिभाषा नहीं मालूम है, ठीक है जफर इस्लाम साहब, अपने हाईकमान मतलब राहुल गांधी। आप क्या मंथरा बन करके वहां सुन रहे थे? मंथरा बन गई है क्या पूरी भाजपा? अरे टीवी पे आ रहा था भाई, जरा देख तो लो। अच्छा, जफर इस्लाम जी एक सेकंड रुक जाइए। आप ही ने पोस्टर का जिक्र किया तो वो पोस्टर का सवाल पूछ तो लूं सुरेंद्र राजपूत जी से। जब सब कुछ ठीक है और पिता पुत्र का आप झगड़ा बताते हैं अपने, अगर आपकी पार्टी में किसी भी तरीके से दो नेता आमने सामने आते हैं, आज सुबह से देख रहे हैं DK शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर लग गए, वहीं सिद्धारमैया को लेकर पोस्टर लग गए कि सीएम कौन होना चाहिए, दोनों का नाम अब लिखा हुआ है कि ये सीएम बन सकते हैं, इनको सीएम बनाइए। हम दोनों के पोस्टरों का स्वागत करते हैं और होने चाहिए। गुटबाजी भी होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में गुटबाजी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन पार्टियों में गुट नहीं होते वो पार्टियां लोकतांत्रिक रूप से मर जाती हैं। ऐसा भी क्या गुट कि आपकी सरकारें गिर जाती हैं? नहीं, सरकारें हमारी कोई नहीं गिरती, और अगर इतिहास में कहीं कोई भूल हुई है तो उसको हमने सुधार लिया है। लेकिन यहां पर गुटबाजी होना, मतभेद होना स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और आज तक DK शिव कुमार साहब ने, सिद्धरमैया साहब ने अगर कोई बात कही हो तो बताइए। हाँ, हर एक के समर्थक चाहते हैं कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पोस्टर लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है, पोस्टर आगे भी लगेंगे। एक बार निर्णय हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम एक पूरी टीम की तरीके से काम करेंगे, चट्टान की तरीके से काम करेंगे और कर्नाटक की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 40% तो हमारा बजट बचेगा ही। पोस्टर की बात कर रहे हैं हम सुरेंद्र राजपूत जी और जफर इस्लाम साहब। एक पोस्टर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और सुबह से वो पोस्टर चल रहा है। कांग्रेस ने वो पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी हैं बीच में, एक तरफ DK शिव कुमार हैं, एक तरफ सिद्धारमैया हैं और पीछे बजरंग बली आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। तो ये तो कह रहे हैं हमें तो बजरंग बली के आशीर्वाद के बाद हम सरकार बना रहे हैं, हो ही नहीं सकता कोई मतभेद, हम तो बना लेंगे और सीएम पद पर भी हमारी रजामंदी बन जाएगी। तो आप क्यों नजरें गड़ाए हुए हैं? जफर भाई सोच के बोलना, बजरंग बली गदा आप पर भी पड़ेगी। सुनिए, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि मेरी नजरें गड़ी हुई हैं, लेकिन कहां? जो इन्होंने वायदे किए जनता से, जनता की आशाओं से, जनता की उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतरेंगे तो इनको जाहिर है एक अपोजिशन पार्टी का जो कर्तव्य होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो कर्तव्य निभाऊंगा, उसकी चिंता हमको ज्यादा है। ये इन्हें मैंडेट मिला है, इस मैंडेट को सही तरीके से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं,
अब ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में कि कोई, अरे भाई जो भी छोड़ के आता है ना वो उसको हमारे विभीषण कहा जाता है। ज्योतिरादित्य को, आपके दोस्त को आप विभीषण कहते हैं। आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप विभीषण कहते हैं। प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर आते हैं लोग। एक मिनट, प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर के उसी को आप विभीषण कहते हैं। आपके दोस्त को, सिविल एविएशन मिनिस्टर को और हमारे महाराज को विभीषण कहा जा रहा है। आप इस चीज से सहमत हैं? प्रभावित होके लोग सहमत है विभीषण कहने से? अच्छा ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। प्रभावित होके आते हैं और आपके यहाँ लोग उसी ठीक है, जल्दी से परिवार को छोड़ के भाग अभी जाते देखिए, हैं। हमने तो पोस्टर में बजरंग बली इतने बड़े लगाए, हमारे पीछे हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्टर है अयोध्या में, जिसमें भगवान श्री राम को, नरेंद्र मोदी जी बाल भगवान श्री राम को हाथ पकड़ करके अयोध्या के मंदिर ले जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। ठीक है सर, भगवान को भी ये लोग नहीं मानते। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। भगवान का आशीर्वाद फिलहाल तो कर्नाटक में कांग्रेस को मिल गया है। 2024 में क्या होगा ये भी अभी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।